अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सगीर और आप देख रहे हैं तिजारत न्यूज़। जैसे जैसे 8 फरवरी का दिन करीब आता जा रहा है, मुल्क भर में आम इंतखाबात की तैयारी में भी तेज़ी आ रही है। दूसरी जानिब पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर व माशी हब कराची में मुख्तलिफ सियासी व मजहबी जमातों से ताल्लुक़ रखने वाले कारकुनों के जोश व खरोश में भी इजाफा हो रहा है। ताहम महंगाई, बेरोज़गारी, लाकानूनियत, नाइंसाफ़ी, पीने के साफ पानी, सेहत व सफाई की नाकिस तरीन सूरत हाल समेत सरेआम होने वाली चोरी, डकैती, भत्ताखोरी और लूट मार से परेशान बेशतर शहरी बज़ाहिर इस सियासी मंजरनामे से ताहाल ला ताल्लुक़ ही दिखाई दे रहे हैं। दूसरी जानिब आम इंतखाबात में सनतकारों व ताजरों का हिस्सा लेना कोई नई या अनोखी बात तो नहीं है। ताहम ताजरों, छोटे दुकानदारों और इनके मुलाजमीन समेत आम आवाम को दरपेश मसाइल के बारे में बेबाकी और जुर्रतमंदी से आवाज़ बुलंद करने के लिए जाने व पहचाने जाने वाले ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी की जानिब से तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार के तौर पर हल्का NA 239 से इंतखाब लड़ना शायद कई सियासी कायदीन व कारकुनान के नज़दीक हैरान कुन बात हो सकती है। इस अहम मामले पर गुफ्तगू करने के लिए ताजिर रहनुमा शर्जील गोपलानी हमारे साथ बराह रास्त मौजूद हैं। ताहम इनसे बातचीत का आगाज़ करने से कबल बताना ज़रूरी समझता हूँ कि लियारी का हल्का NA 239 आगरा ताज, नया आबाद, चाकीवाड़ा, मौला मदद, कुम्हारवाड़ा, चील चौक, पटनी मोहल्ला, जुम्मा खान बलोच रोड, दुआ होटल समेत दीगर इलाकों पर मुश्तमिल है, जिन्हें कुल 13 यूनियन कौंसिलों में तकसीम किया गया है, जहां इससे कबल तवील अरसे तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले उम्मीदवार कामयाब होते रहे। ताहम 2018 के आम इंतखाबात में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवार शकूर शाद कौमी असम्बली, जबकि सूबाई असम्बलियों की 2 नशिस्तों पर तहरीके लब्बैक पाकिस्तान और जमात इस्लामी का एक उम्मीदवार कामयाब हुआ था। नाज़रीन, अब हम चलते हैं ताजिर रहनुमा और हल्का NA 239 से तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार शर्जील गोपलानी की जानिब। शर्जील साहब, सबसे पहले तो तिजारत न्यूज़ के नाज़रीन को ये बताएं कि आपने मुल्क की सियासत में अमली कदम रखने का फ़ैसला किस लिए किया और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट, जमात इस्लामी, तहरीक इंसाफ समेत दीगर पुरानी सियासी जमातों के मुकाबले में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को ही तरजीह क्यों दी? बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ना मैंने सियासत में आने का सोचा था, ना मेरा फैमिली बैकग्राउंड है कि मैं सियासत में आऊँ, और ना मैं ये सोच के आया हूँ कि मैं सियासत में आ रहा हूँ। ये मैं आपको वाज़ेह तौर पर बता चलूँ। मेरा ताल्लुक़ एक ताजिर तबके से और एक समाजी काम करने वाली फैमिली से ज़रूर है। तो ये मैं बता चलूँ कि जो मामला इस वक्त असेंबलीज़ के अंदर जिस तरह बिल पास होते हैं, जैसे विद होल्डिंग टैक्स का मामला हुआ, इस तरीके से इंपोर्ट परमिट लागू हुआ,
FATF की शर्त की में आई फॉर्म जो है वो लागू कर दिया गया, चाहे अब उनका कहना ये होता हो कि ये हमारी मजबूरी थी IMF या FATF। हम ये समझते हैं कि FATF का जो मामला था वो हमारे साहब जो वज़ीर ख़जाना थे असद उमर साहब, वो उसको सही तरीके से हैंडल नहीं कर पाए। हमारी ब्यूरोक्रेसी देखिए काबिल ब्यूरोक्रेसी है, हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह हर किस्म का मैकेनिज़्म और हर चीज़ मौजूद है। हमारा ब्रेन दुनिया के हर मुल्क में कहीं ना कहीं अपना काम कर रहा है। ऐसा क्यों है कि हम यहाँ पे किसी तरीके से नाकाम नज़र आते हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जो असेंबली में जो मेंबर्स बैठे हैं ना, उनका इंटरेस्ट नहीं होता। मेरी सेनेट की और नेशनल असेंबली की फाइनेंस की स्टैंडिंग कमेटीज़ की जो मीटिंग्स होती हैं और जब ये इश्यूज़ होते हैं और जब हम उसको रेस करते हैं तो हमें बुलाया जाता है, और जब हम उनके साथ बैठते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का बहुत करम है कि ब्यूरोक्रेसी के साथ जितने मेंबर्स नेशनल असेंबलीज़ होते हैं तमाम पार्टी के मेंबर्स की उनमें जो है वो मौजूद होती है, तो वो तमाम के तमाम कन्विंस हो जाते हैं और उसके बाद वो चीज़ें रुक जाती हैं। जैसे अभी आई फॉर्म जो लगा था उसको पिछले फाइनेंशियल ईयर में 3 दफ़ा एक्सटेंशन दिया गया 90 डेज़ का। जब वो 90 डेज़ का एक्सटेंशन दिया गया तो इसमीन कि हम सही थे और वो लोग जो है इस कानून को गलत तरीके से उन्होंने इम्पोज कर दिया हम पे। तो हमारे जो भरे थे जो ताजर रहनुमाओं के और हमारी जब इसमें मीटिंग हुई कोरोना के बाद, उसमें ये फैसला हुआ कि अब बेहतर ये है कि हम अपनी चीज़ें इनको दें, हम खुद असेंबली में जाके इन चीज़ों को देखें और जो ये बिल्स निकलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि मैं वो बिल पढ़ूँ, लेकिन कम अज़ कम मेरे पास वो मैकेनिज़्म मौजूद हो, मेरे साथ वो टीम मौजूद हो, वो बिल आने से पहले हमारे सामने आ जाए और उसके क्या मोहरक़ात हैं आगे पॉजिटिव और नेगेटिव वो हमारे सामने हो और उसको फिर वहीं से रोका जाए या उस पर इम्प्लीमेंटेशन ऐसी की जाए जो बेहतरीन तरीके से हो। अब आपका जो सवाल है तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान को चुनने का, देखें अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो तमाम की तमाम हमारे लिए काबिल एहतराम है और इज़्ज़त के काबिल हैं और अच्छा इन्होंने सबने काम किया। लेकिन तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान का जो मैनिफेस्टो है उसकी अहम आहंगी मेरी जहनी आहंगी से मिलती जुलती है, या आप ये समझ लें कि जो मैं चाहता था, अगर आप मेरे पिछले सालों के अपने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया के बयानात उठाएं तो मैंने 12 दफ़ा एक बात की है कि जो टैक्स का निज़ाम है ना हमारा वो सही नहीं है। देखें हमने जो माशियत पढ़ी कॉलेजों में और हमें जो बुक पढ़ाई जाती थी वो इंपोर्ट होती थी और उसमें भी एक चीज़ माशियत का ये था कि कम मुनाफा ज़्यादा रोलिंग, इससे आपकी इकनॉमी और आपका कारोबार स्टेबल होता है। अब आपने अगर टैक्स का आपका निज़ाम आप देख लें कि आप चाहे सेल टैक्स की मद में ले लें चाहे इनकम टैक्स को ले लें, इसके बाद मुख्तलिफ़ किस्म के और टैक्सेस हैं, ये 40% पे जब टैक्स चला जाता है तो फिर कारोबार कैसे सर्वाइव करेगा? जबकि कारोबार का असूल ये बोलता है कि मैक्सिमम मुनाफा 10% पे काम करें। अब आप डायरेक्ट जो 17% जो है वो आपने सेल टैक्स लेना है, उसके ऊपर फिर वैल्यू एडिशनल टैक्स का आपने मुख्तलिफ जो है तरीक़ों से उसको और प्लस करके लोगों के ऊपर जो है बोझ डालना है। जो महंगाई को ख़त्म करने का जो मामला है, तहरीक-ए-लब्बैक पाकिस्तान ने जो अपना मैनिफेस्टो दिया है उसमें उन्होंने ये कहा है कि हम ज़कात और उशर का जो निज़ाम है उस पर माशी निज़ाम भी चलाएँगे और उस पर आपका सरकारी निज़ाम भी चलेगा। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात आपकी जो है वो है करप्शन। देखिए करप्शन इस वक्त पाकिस्तान में कोई ऐसा इदारा नहीं है जिसकी जड़ों में नहीं बैठ गया हो। अब करप्शन आप रोकेंगे कैसे? उसके लिए भी बहुत अच्छा मैकेनिज़्म है इनके पास, तो वो भी इंशाल्लाह जब अगर तहरीक-ए-लब्बैक अपनी जगह पे आ गई और असेंबली में पहुंची तो मुझे उम्मीद ये है कि इस निज़ाम के तहत हमें और आवाम को बहुत रिलीफ मिलेगा और हम गुर्बत से निकलने की पोजीशन में आएंगे। किसी भी पार्टी का ये स्लोगन नहीं होना चाहिए कि मैं जो है वो भीख दूं किसी को, स्लोगन ये होना चाहिए मैं रोज़गार दूं। देखें सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जो वेस्ट कामयाब हुआ है ना, वो किस पे हुआ है? वो उमर लो पे हुआ है। उन्होंने जब जॉर्ज बर्नार्ड शाह की पार्टी यूके में इलेक्शन हारी थी, उससे BBC ने जब इंटरव्यू किया कि आप इलेक्शन हार गए, बोला बिल्कुल हम इलेक्शन हार गए। इसकी वजह बोला सामने वाली पार्टी का मैनिफेस्टो बड़ा स्ट्रॉन्ग था। जो वो कांग्रेस या जो पार्टी उस वक्त आई थी रूलर में, उससे जब इंटरव्यू किया गया तो उन्होंने ये बताया कि हमने पूरी दुनिया की रिसर्च की, हमने ये रिसर्च की, हम इस नतीजे पर पहुँचे जो हमारे मुल्क के अंदर जो अफरा तफरी, आपको सेकेंड वर्ल्ड वॉर से पहले अगर आप अमेरिका की भी देख लें, माशी हालत बहुत ख़राब थी और वहाँ पे दंगे फसाद इस तरह के होते थे कि जहाँ पे 2 साल 3 साल मैक्सिमम 3 साल से ऊपर जो है हुकूमत नहीं ठहरती थी और वहाँ पे दंगे फसाद इतने होते थे। इसके बाद इनका ये प्रेसिडेंशियल लॉ और ये आपका आया मामला जो राशन इन्होंने कर दिया कि भाई किसी भी
शख्स की जॉब की ज़िम्मेदारी वो स्टेट की है, उसकी हेल्थ की ज़िम्मेदारी स्टेट की है, उसकी एजुकेशन की ज़िम्मेदारी स्टेट की है, और आपने सिर्फ हुकूमत को टैक्स देना है, उसके जो है हिसाब के ज़िम्मेदार हम हैं। आज उन ममालिक में जो टैक्स लिया जाता है ना जिनसे, उनके घर पे टैक्स लेने के बाद एक शुक्रिया का लेटर आता है, उसके साथ एक मैकेनिज्म लिखा होता है कि इतना पैसा आपका जो है, इतना परसेंट हम आपकी डिफेंस पे खर्च कर रहे हैं, इतना परसेंट हम आपकी एजुकेशन पे खर्च कर रहे हैं, इतना परसेंट हम आपके वेलफेयर पे खर्च कर रहे हैं, इतना परसेंट हम ये ज़रूरी है एक एक चीज़ को हिसाब पहुँचना। आप मस्जिद में तो आप चंदा देते हैं, उसका हिसाब लेते हैं, आप वेलफेयर एसोसिएशन को चंदा देते हैं, उसका हिसाब मिलता है आपको, लेकिन आप स्टेट को जो टैक्स दे रहे हैं उसका हिसाब आपको नहीं मिलता, और फिर आप नए रे पता नहीं क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो ये मैंने एक चीज़, इनका जो मैनिफेस्टो मुझे समझ में आया, तो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के टिकट पे मैंने इलेक्शन लड़ने का फैसला किया। शर्जील साहब, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि क्या आपकी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के रहनुमा मौलाना साद रिजवी से कोई मुलाकात हुई है, और अगर हुई है तो इसमें उनसे किन मामलात पर गुफ्तगू हुई? मेरी अब तक 2 मुलाकातें हैं मौलाना साद साहब के साथ। एक तो जब मेरे को लास्ट टाइम बाई इलेक्शन में जब कहा गया था और मैंने जब इनका टिकट एक्सेप्ट कर लिया था, तो उसके बाद जब वो कराची आए थे तो मेरी कोई चंद लम्हों की मुलाकात हुई थी जमशेद रोड पे। उसके बाद मेरी एक मुलाकात हुई है तफसीली, इनका जो दफ्तर है वो वहाँ पे मस्जिद रहमतुल्लिल आलमीन में, वहाँ पे मेरी एक तफसीली मुलाकात हुई, और उसमें मैंने, और इनके भी जो और भी लोगों से मेरी बाद में मुलाकात हुई, उसमें मैंने इनको एक ही बात यही कही थी कि देखिए, जो टैक्स का जो निज़ाम है ना, वो हमारी मईशत को नीचे लेके जा रहा है। आप अपने मैनिफेस्टो में टैक्स के निज़ाम को ज़कात व उशर पे ले जाने की बात करें और उसकी बाकायदा वर्किंग कराएं। माहिर माशियात के साथ मिलकर इन लोगों ने उस बात को मेरी सुना, और हो सकता है मेरे अलावा और लोगों ने भी इनको तजावीज़ दी होंगी, तो उसको जो इसका जो वर्किंग है वो पाकिस्तान के वो माहिर माशियात ने की है जिनको मैं पर्सनल जानता हूँ, और जो तकरीबन तमाम हुकूमतों में वो उन टीमों का हिस्सा रहे हैं जिन्होंने IMF या FATF या दूसरे वर्ल्ड बैंक के साथ मिल के इन्होंने इसके ऊपर काम किया है। बल्कि आज उनमें से एक रहनुमा जो हैं वो साउथ एशिया के चेयरमैन भी हैं, वो आपके बिजनेस डेवलपमेंट के प्रोग्राम के। तो उन्होंने, ये मेरी इनसे मुलाकात हुई है, और मैंने जो उनको जितना सादा मिजाज पाया है तो मैं इनसे इम्प्रेस भी हूँ। शर्जील साहब, बहुत शुक्रिया। हस्बे साबिक आप मेरे सवालों का जवाब तफसीली तौर पर दे रहे हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि अपनी इलेक्शन मुहिम को आप किस तरह चला रहे हैं, और अपनी कामयाबी के हवाले से किस कदर पुरुमीद हैं? देखें, थ्रेड तो अब हमारा मुल्क जो है वो इस्लाम की बका है, जो मैं नहीं कह रहा। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात की निशानदेही की। आप एक ब्यूरोक्रेट हैं, उनका नाम मेरे जहन में इस वक्त नहीं आ रहा, उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स के ख्वाब में आके बोला कि पाकिस्तान एक प्रोग्राम रोल बैक करने जा रहे हैं, ये इस्लाम की बका है, और आप मेरा पैगाम वहाँ के पाकिस्तान के प्रेसिडेंट तक पहुँचे। वो शख्स बाहर से आया, और उस शख्स ने आके यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की, और ये पैगाम पहुँचा। तो थ्रेट इस मुल्क में आम शख्स से लेके ऊपर तक हमारे वो इसलिए है कि हम इस्लामी बका के लिए और इस्लामी मुल्क हैं, उसकी वजह से, और हो तो हो, हम तो शहादत के मुतमनी हैं, तो इसमें कोई इतना बड़ा मसला नहीं। मेरी इलेक्शन मुहिम बहुत आराम से जारी है, मैं बिला खौफ व ख़तर इस वक्त मूव कर रहा हूँ। मुझे अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी पे पूरा भरोसा है, और अगर कोई दुश्मन न वतन या दुश्मन न दीन या मेरा दुश्मन इसमें कोई काम कर जाता है, तो मेरे आगे के मामला तो थोड़े आसान हो जाएंगे ना। मेरे को ये बात तो पता चली है, मेरा बेटा आज अल्हम्दुलिल्लाह इस काबिल है कि मेरे ख़ानदान की कफ़ालत कर सकता है, और ख़ानदान की कफ़ालत का इंतज़ाम तो रब्बे कायनात ने करना है ना। तो मुझे इस चीज़ से कोई भी वो नहीं है। मेरी इलेक्शन की मुहिम बेहतरीन तरीके से जारी है, और इंशाल्लाह जो बात आप कह रहे हैं जीत की, ये तो रब्बे कायनात जानते हैं कि मैं जीतता हूँ या हारता हूँ। मैंने तो ये सोच के आया हूँ कि मुझ पे ये फ़र्ज़ है, वाजिब है कि मैं आवाम की खिदमत करूँ, मैं अपनी तरफ से कोशिश करूँ। उस कोशिश में मेरे रब ने जिस तरह चाहा उसी तरीके से कामयाब हूँगा। मैं अपने तौर पे ये नहीं कह सकता कि मैं जो है ये कर दूँगा या वो कर दूँगा या मैं ये कर दूँगा, लेकिन मुझे अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि इंशाअल्लाह इस मुल्क का जो निज़ाम है वो बेहतरी की तरफ जाएगा।
और अब ने अगर मुझसे काम लेना होगा तो इंशाल्लाह मैं लोगों की वोटों से कामयाब होकर असेंबली में जाके इनकी खिदमत करने के काबिल हो सकूँगा। अच्छा, अब हमें ये बताइए कि तवील अरसा गुजर जाने के बावजूद आज भी लियारी की हालत ऐसी क्यों है और इसकी जिम्मेदारी किन पर आयद होती है? देखिए, ये तो अब आपने और आवाम ने सोचना कि इसकी जिम्मेदारी किस पे आती है। मैं क्या कह सकता हूँ, सीधी सी बात है, जो ऑन करना चाहिए था उन्होंने ऑन नहीं किया। अब मैं किसी पार्टी के ऊपर इल्ज़ाम लगाऊँ, तराशी करें, बेकार बात है। बात ये काम के ऊपर बात होगी। मैंने आपको फिर बोलता हूँ, पॉजिटिव उस पर चलेंगे इंशाल्लाह। साल बाद 1.5 साल बाद बैठेंगे आपके साथ, फिर बात करेंगे कि क्या बेहतरी हो सकती है और किस तरह की जा सकती है। लियारी के साथ ज़्यादती तो बिल्कुल हुई है। लियारी के बच्चों का रोज़गार छीना गया, इंडस्ट्रियल जोन ख़त्म करके। लियारी के बच्चों को मंशियात पे लगाया गया, मंशियात फरोशों को प्रोमोट करके। लियारी के कोशिश की गई कि बाहर से लोगों को ला के गैंग वॉर वहाँ पे इस्टेब्लिश किया जाए, वहाँ के लोगों के ऊपर जिस तरीके से अटैक किए गए, ये सबके सामने बहुत दिल दुखता है। लियारी हमारा वो फेज़ था कि जब फॉरेनर हम छोटे थे, मैं गार्डन पहले हम चक्कीवाड़ा में रहते थे, झटपट मार्केट में, तो हम देखते थे घोड़ा गाड़ी के अंदर घोड़े आते थे लियारी में। वो वहाँ पे जो वो बोलते लोबिया खा रहे होते थे। वो नमकीन लोबिया वहाँ का बड़ा मशहूर था। वहाँ पे कबाब खा रहे होते थे। वहाँ लोग टांगे पे घूम के सुबह सुबह नाश्ते के टाइम वो आते थे। तो लियारी का फेज़ तो ये था और इंशाल्लाह वो फेज़ बहाल होगा। मेरा आपसे अगला सवाल है कि ताजरों से भत्ताखोरी और लूट मार में मुलव्विस मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के हवाले से पुलिस हुकाम के दावे किस हद तक दुरुस्त हैं और क्या आप इस ज़िम्न में किए जाने वाले इक़दाम से मुतमईन हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के तवज्जुह से एक बात बताता चलूँ। मैं ये भत्ताखोरी के जो मामलात हैं, इसके ज़बरदस्त करने के लिए मैं जो एक्टिव हुआ हूँ वो खुद मैं 2009 से इस शहर में एक्टिव हूँ। और बिजनेस प्रोडक्ट्स में मेरे अगर देखा जाए 2008-9 में ही मैं आया हूँ। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी किडनैपिंग्स फॉर रैंसम एंड एक्सटॉर्शन, जो ये आपकी भत्ताखोरी। इसमें सब चीज़ें जो है ना, सबसे मेन जो किरदार है वो भत्ता देने वाले का है। इस शहर में 10 रुपये की जब पर्ची शुरू हुई ना ठेले वाले से लेने, तो वो अब 10 रुपये पर्ची कहाँ तक गई वो सबको पता है। उसमें क्या क्या नहीं हुआ ये पता है। तो ये एक जो इल्लीगल एक्ट होता है ना, इल्लीगल एक्ट, उसकी कोई भी जस्टिफिकेशन नहीं होती। इस शहर को हर बंदा ये बोलता है यार कराची का कोई ऑन नहीं करता, कराची भाई मैं पहले अपने आप को तो ऑन करूं या? इस शहर में मैंने तो कुर्बानी खाल कभी भी किसी को नहीं दी। मैं भी इस शहर में कारोबार करता हूँ, मेरे वालिद साहब कारोबार करते थे, हमसे भी भत्ता मांगा कि हमने नहीं दिया। हम सामने खड़े हो गए, जिंदा है ना आपके सामने, अभी तक जिंदा है, कोई ऐसा मसला नहीं है। और कल चले भी जाएंगे तो कोई ऐसी बात नहीं है। भत्ता नहीं है ये, भत्ता जो हम पे इम्पोज किया जा रहा है ये हमारी अपनी थोड़ी सी कमज़ोरी, गलती, बुज़दिली ये है। मैंने इस शहर में पुलिस को काम करते हुए देखा है, मैंने इस शहर में रेंजर्स को काम करते हुए देखा है, मैंने पाक फौज को काम करते हुए देखा। इन्होंने जिस तरीके से ये मामला कुला कमा कर दिया, बिल्कुल कुला कमा किया। ये सेक्टर कमांडर अब्दुल्ला शाह गाजी रेंजर, उस वक्त कर्नल थे, मेरे ख्याल आप ब्रिगेडियर होंगे वो, क्योंकि मेरी तो अब इनसे रब्ता नहीं है, लेकिन उस वक्त मेरे पास रब्ता हुआ कर्नल अदनान अजमल साहब। उन्होंने आके बाकायदा हमारे एसोसिएशन के ब्याप पे भी क्लियर मैसेज दिया कि आज के बाद जो है आप लोगों ने भत्ता नहीं देना और हम आपके साथ खड़े हैं। और फिर चैम्बर में भी उस वक्त के डीजी रेंजर साहब जो हैं वो खुद गए और वहाँ से ये चीज़ें अनाउंस हो गई। इसके बाद आप क्यों पुलिस पे और अपनी फोर्सेस पे जो है भरोसा नहीं करते? हमें इतला थी कि लोग भत्ता दे रहे हैं, हम उनके पास गए कि यार हमें आपके बारे में पता चला है, यार आपको कॉल आई, आप मेहरबानी करें हमें बताएं। नहीं बताया, मेरी अपनी मार्केट में नहीं बताया। ताहिर सरबाजी को जो गोली जिस शख्स ने मारी ना, मुझे अफसोस, मैंने उस दुकानदार को बुला के जो इदारों के सामने ही बिठाया बाद में कि आपके पास मैं चल के आया था, मेरा वाइस प्रेसिडेंट चल के आया था। हमने बोला हमारा काम है उस तक जाना, आपका कोई वास्ता नहीं। आप अगर एक हफ्ते दुकान पे नहीं आए कोई मसला नहीं, लेकिन आप मेहरबानी करें, आपके जो भत्ता लेना है हमें नाम बता दें। अगर उस भत्ते के वाले नाम उस वक्त बता दिया जाता तो ताहिर सरबाजी की गोली लगती। इस तरीके से न्यू कराची में भत्ता दिया जा रहा था।
ठीक है। वहाँ पे जो लोग पकड़े गए उनके अपने मुलाजमीन भी शामिल थे, उसमें और मामला भी थे। अभी शहजाद जाफरानी मर्डर केस में मैं बहुत मुतमईन हूँ। यार आप एक बात बताएं, एक फोर्स का सेक्टर कमांडर चल के एक मर्डर के ऊपर हमारे पास आके बैठ जाता है और हमें बोलता है कि हम यहाँ बैठे हैं और हम आपको रिजल्ट देंगे। आप सिंसियरिटी देखें ना, हमारे का ताल्लुक इस फौज से नहीं है, हमारी खानदान का कोई शख्स फौज के अंदर नहीं है, लेकिन हमें डिलीवर तो किया है ना। इस वक्त पुलिस जिस तरीके से रोज़ाना की बुनियाद पे मैं कारकर्दगी देख रहा हूँ इसकी सिटी डिस्ट्रिक्ट की, इसको पकड़ लिया, उससे मुकाबला हो गया, ये जेन्युइन आप बताएंगे तो ये वहाँ तक पहुँचेंगे ना, कहीं से तो कोई चीज़ तो पता हो। तो खुदारा अगर कोई मामला है, अगर वो नहीं है, आप उनके पास नहीं जा सकते तो आप कोशिश करें कि हमें बताएं। हम बैठे हैं ना, हमने डिलीवर नहीं किया इस शहर में, आप बता दें। हमने, हाँ, हमारे नुमाइंदे ने कभी आपको ये भी बोला होगा 10 रुपये का हमें डोनेशन भेजें, तो खुदा की कसम आपका जूता है सर हमारा, आपका हाथ है गरेबान हमारा, हम तो आपकी चाय के भी रवादार नहीं है। तो जब हम आपके साथ बैठे हैं, हमारे इदारे हमारे साथ डिलीवर करने थे, इस वक्त आप यकीन करें खुदा की कसम थानों के अंदर हमें दफ्तर देने को जाएंगे, यार आप लोग संभालेंगे। तो इस वक्त CPK कम्युनिटी पुलिस कराची जिस तरीके से शहर में कैमरे लगा रही है और नेटवर्क कमांड एंड कंट्रोल रूम अपनी मदद आपके जरिए बनाया जा रहा है, मैं तमाम मार्केट एसोसिएशन से गुजारिश करूँगा कि इस मैकेनिज्म को मजबूत करें। अच्छा ये बताइए, अमन व अमान को यकीनी बनाने के लिए इक़दामात करने हो, मार्केटों में कैमरों की तनसीब का मामला हो या कोई और मसला, हुकूमती इदारों के पास इस ज़िम्मे खतीर बजट होने के बावजूद बेशतर मामलात में अखराजात की जिम्मेदारी ताजरों पर ही क्यों डाल दी जाती है? बात ये कहते हैं कि ये स्टेट की जिम्मेदारी नहीं है, बिल्कुल स्टेट की जिम्मेदारी है। जब हमने टैक्स दे दिया इसके बाद सारी जिम्मेदारियाँ स्टेट की हैं, लेकिन स्टेट की सिंसियरिटी आपको पता है, असेंबलीज की सिंसियरिटी आपको पता है। एक वज़ीर अपने साथ जो कारवां लेके चलता है, अगर उस कारवां को रोक दिया जाए तो 20% तो हमारे फ्यूल की प्राइजेस कम हो जाएंगी। हम अपनी गलती दूसरों पे डालने के उस पर रहते हैं। हमारा कराची वालों का जो रवैया है ना और तरीका वो मुख्तलिफ है। वो ये है कि हम ये सोचते हैं कि हमने अपनी कब्र में पैसा तो नहीं ले जाना। अब इस शहर पे लगा दो तो हम अपने पे लगा रहे हैं, इस कॉलोनी पे लगा रहे हैं तो हम अपने पे लगा रहे हैं। ठीक है, अब स्टेट अपनी जिम्मेदारी नहीं उठा रही तो हम अपने शहर को जलता सड़ता मरता तो नहीं देख सकते। हम अपने बच्चों को इनसिक्योर तो नहीं कर, जो चीज़ की वक्त की ज़रूरत है अगर स्टेट पूरा नहीं करेगी तो हम ताजिर करेंगे, हम कराची वाले करेंगे। हमें इस मुल्क से प्यार है, हमें इस धरती से प्यार है, हमें इस शहर से प्यार है। शर्जील गोपलानी साहब, गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान हुक्काम बाला की जानिब से दावे तो बहुत किए गए, ताहम पाकिस्तान के सबसे बड़े माशी हब कराची में आज तक कम्युनिटी पुलिसिंग का निज़ाम क्यों कायम नहीं किया जा सका? देखिए, शहर में जो किडनैपिंग होती थी ना, डेली की 1 से 2 किडनैपिंग रिपोर्ट होती थी, बल्कि बहुत सी तो रिपोर्ट ही नहीं होती थी। उस वक्त एक मैकेनिज़्म इस शहर के जो सरकर्दा सनतकार और ताजिर थे, उन्होंने सर जोड़ के बैठे और एक मैकेनिज़्म बनाया है कम्युनिटी पुलिसिंग लाइसेंस सेंटर CPLC, और जिसका दफ्तर सदर दफ्तर कायम किया गया गवर्नर हाउस में और तमाम डिस्ट्रिक्ट में एक ऑफिस बनाया गया। आप देखें कि CPLC ने जब काम किया तो आपका जो मेन टारगेट जिनका था वो किडनैपिंग फॉर रैंसम को कवर करना था। इदारों के साथ मिल के आज आप देख लें कि आपको इक्का दुक्का कहीं सुनने में आता हो, मैंने तो बहुत टाइम से अल्हम्दुलिल्लाह नहीं सुना कि कोई किडनैपिंग की ऐसी वारदात इस शहर में होती है। जिस मार्केट में आप बैठे हैं ना, इस मार्केट में 3 दिन में 3 ताजिर किडनैप हुए थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह कोई ऐसा मामला नहीं है, तो उसका आपको पॉजिटिव इफेक्ट तो मिला। इस तरीके से अब कम्युनिटी पुलिसिंग कराची जो आई है उसका जो टारगेट है 2 चीज़ें कि आपका पूरे शहर के अंदर जो सेफ सिटी का प्रोजेक्ट था हुकूमत का, पिछले 10 साल से हम सुन रहे थे, वो पाए तकमील तक नहीं पहुंच रहा। उसकी वजह आपको पता है कि जो सिंध की पॉलिटिकल पार्टीज है वो उनके जो है जो टारगेट्स कुछ और थे। जब वो चीज़ नहीं पहुंची तो फिर हमने दोबारा जो सनतकार और ताजिर और शहर की आवाम बैठी और हमने मुराद सोनी साहब को आगे किया कि भाई आप आगे बढ़ें। और इसमें मैं ख़ास तौर पर हमजा ताबानी साहब का भी नाम लूँगा, जो कि ये शजरकारी जो मैम आपको नज़र आ रही है उसकी सारी फाइनेंसिंग जो है हमजा ताबानी साहब की है, और बाकी जो कैमरे लगे हैं उसको आवाम की और कराची के ताजरों की और उसमें इन्वेस्टमेंट है।
तो हमने ये कम से कम सोचा कि हम तो अपने तौर पे ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करें और पुलिस को इतना फैसिलिटेट करें कि पुलिस कल हमें ये नहीं कह सके कि हमें पास ये नहीं है। अब उसमें जो मसला आ रहा है ना हमें, वो आ रहा है कराची इलेक्ट्रिक। वो कराची इलेक्ट्रिक वो माफिया इस शहर के ऊपर इम्पोज कर दिया गया है कि वो पावर नहीं देता। अब हम सोलर भी लगाने के लिए जाएंगे, लेकिन जो पावर इलेक्ट्रिसिटी हमें कहीं से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल रही। अच्छा, अब ये बताइए कि आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के हवाले से दीगर सियासी जमातों की जानिब से भी आपसे कोई राब्ता किया गया या नहीं? फिर मैं यहाँ करेक्ट कर दूँ, ये सियासत ज़रूर किया, मैंने असेंबली में आने का फ़ैसला किया है, आगे आने का फ़ैसला ज़रूर किया है। बिल्कुल, मुझे तकरीबन तमाम पार्टियों की तरफ से ऑफ़र थी और मैंने फिर आपसे ये बताता चलूँ कि मैंने मैनिफेस्टो देख के ये फ़ैसला किया कि मैं इस तरफ जाऊँ और इस तरह से कोशिश करेंगे, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि अगर इस मैनिफेस्टो पे ये पार्टी कायम रहती है तो हमारे बेशतर मसाइल हल हो जाएंगे। शर्जील गोपलानी साहब, बतौर सियासतदान आपको कारोबारी बरादरी का कितना ताउन हासिल है? देखें, ताजिर बरादरी तो खुश है, आपने सोशल मीडिया पे भी देखा है, उनके कमेंट भी सोशल मीडिया पे चले और उन्होंने मुझे हर तरीके से जो है सपोर्ट किया है और मेरे जो है हौसला अफजाई की है। मैं इनका शुक्रगुजार हूँ और मेरी ताजिर बरादरी मेरे साथ खड़ी है और इंशाअल्लाह ताजिर बरादरी का जो टारगेट है और टास्क है इंशाअल्लाह वो पूरा होगा। तिजारत न्यूज़ के तवस्सुस से कराची के अवाम को आप क्या पैगाम देना चाहेंगे? मैं अवाम से ज़रूर ये कहना चाहूँगा, देखें, जमहूरी निज़ाम जो है उसका मकसद ये है कि आप एक बंदे को अगर लाते हैं तो उससे काम लें, वो काम नहीं करता तो फिर ट्रस्ट वहाँ तक करें जहाँ तक आपको ट्रस्ट करना हो। क्योंकि एक चीज़ और भी है ना जो हमने पढ़ी है कि मोमिन जो है एक सुराग से 2 बार नहीं डसा जाता। तो खुदारा ज़ात, बरादरी, हर चीज़ से हट के उन लोगों को मुंतखब करें जो आपको डिलीवर कर सकें और जिनको आपका नहीं, जिनको रब का खौफ हो, जिनको अल्लाह से डर लगता हो। क्योंकि जो बंदा रब से नहीं डरता वो किसी से क्या डरेगा। तो सीधी बात है, मैं सिर्फ रिक्वेस्ट ये करूँगा अपने वोट को अमानत समझें और किसी किस्म की भी अफवाह का शिकार ना हो। मेरा आपसे आखिरी और सबसे अहम तरीन सवाल है कि गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान होने वाले आम इंतखाबात में टर्नओवर नहायत कम रहा। आपकी नज़र में इसकी वजह इंतखाबात जीत जाने के बाद सियासतदानों की जानिब से आवाम को आइंदा इंतखाबात तक मुसलसल नज़रअंदाज किया जाना है या इसके पसे पर्दा अवामिल कुछ और ही हैं? अगर आप ये बात करें कि 80-90 का जो दौर था उस वक्त लोगों की इंटरटेनमेंट क्या होती थी? अखबार पढ़ना, चाय खानों में बैठ के गपशप करना। घरों में एसी नहीं होते थे ना, वो लोग बाहर बैठते थे। फिर इलेक्शन का टाइम आता था तो हर बंदा किसी इलेक्शन ऑफिस में बैठा है, किसी की रैली में चला गया, किसी की तकरीर सुन रहा है। वो वक्त होता। आज का डिजिटल दौर है, लोग इंटरेस्ट आज भी ले रहे हैं। लोगों के पास अब अपॉर्चुनिटीज़ और हो गई हैं, उनके डिवाइसेस के ऊपर वो देख रहे होते हैं, सुन रहे होते हैं लोगों को और अपना फ़ैसला कर रहे होते हैं। देखिए, एक चीज़ अभी चल रही है, वो जी फैसला हो चुका है, वो जी इन्होंने जो है सीटें देनी है, वो तो रिज़ल्ट तो वही आएगा, आप जो भी डाल दें वोट। ऐसा नहीं है। ये जो लोग बोगस वोटिंग करना चाह रहे हैं ना, वो उनका नाम इस्तेमाल कर रहे हैं कि वो चाह रहे हैं कि लोग निकले नहीं और हमारा अपना जो वोटर है, जो हमारा अपना जो सेक्टर है, वो वोट डाल दे और हम आगे आ जाएं। तो खुदा इस चीज़ को समझें, आपका वोट आपकी बका और आपकी सलामती है। आपका उस दिन सोना, उस दिन घूमने जाना, उस दिन छुट्टी मनाना, ये आज जो हम भुगत रहे हैं ना, उसकी वजह ये। तो खुदारा किसी की बातों में नहीं है यार। 25 करोड़ आवाम वोट देने के लिए निकले या 10 करोड़ आवाम निकले, कैसे हो सकता है कोई आपका डब्बा चेंज कर दे? ऐसा नहीं होता। ऐसी ये अफवाहें, ये चीज़ें बेकार हैं। आज तक हमारे साथ जुल्म यही हुआ है कि यार वो गलत कर रहा था, मैं बहुत अच्छा ईमानदार हूँ। ऐसा नहीं है। आप ईमानदार हो, सबसे पहले ईमानदार आप खुद हो। आपका ईमान का सौदा कोई और कर जाए तो खुदा ये सोचें, जिसको भी वोट देना है उस दिन निकलें, अपना वोट कास्ट करें और दूसरों को भी लेके आएँ। अपना वोट ज़रूर कास्ट करें। एक दिन की मेहनत हमारी मुस्तकबिल की
अमानत और मुस्तकबिल की जो है ज़मानत है। ठीक है शर्जील गोपलानी साहब, मैं आपका निहायत ममनून और मशकूर हूँ कि आपने अपनी मसरूफियात में से हमारे लिए वक्त निकाला। जबकि नाजरीन, आपने हल्का NA 239 से कौमी असम्बली के लिए तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के उम्मीदवार शर्जील गोपलानी की गुफ्तगू सुनी और मैं उम्मीद करता हूं कि इससे हल्का NA 239 के अवाम को फैसला करने में मदद मिलेगी। तो अब दीजिए अपने मेज़बान मोहम्मद सगीर को इजाज़त। मिलते हैं आइंदा प्रोग्राम में। अल्लाह हाफिज़। तिजारत न्यूज़ को YouTube पर सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट्स कीजिए। बेल आइकन को भी लाजमी क्लिक कीजिए। साथ ही Facebook पर फॉलो करें ताकि आप तक पहुंच सके हमारी तमाम मुनफरिद खबरें जो आप देखना चाहते हैं।